हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं धनराज कुमार आपके अपने परिवार स्काई टीचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आपको जैसा थंबनेल में पहले पता चल गया है कि आज हिंदी शिक्षण शास्त्र के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि सीटेट दिसंबर 2024 के लिए हैं, तो हम चलते हैं अपने सेशन की तरफ, अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। चलते हैं अपने हम क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि रियलिया वास्तविक सामग्री से क्या तात्पर्य है। जो वास्तविक सामग्री होता है, रियलिया होता है, उससे क्या तात्पर्य है। आपको हम ले चलते हैं थोड़ा सा कुछ आपका माहौल बनाने के लिए कि कुछ शायरी, एक थोड़ा सा किसी शायर ने कहा है कि तलब ये है कि तुम मिल जाओ, तलब ये है कि तुम मिल जाओ और हसरत ये है कि उम्र भर के लिए। ये नौकरी है जो कि आप, ये तलब है कि तुम मिल जाओ और वो भी कब के लिए, उम्र भर के लिए मिल जाओ। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि रियलिया यानी वास्तविक जीवन सामग्री से क्या तात्पर्य है। क्या है जो आप कोई टीचिंग लर्निंग मटेरियल लाते हो, तो जैसे आप पढ़ाते समय अपने क्लासरूम में कुछ आप बच्चों को वास्तविक चीज़ें लाके, जैसे ग्लोब हो गया, कोई चित्र हो गया, चित्रकला हो गया, कोई खिलौना हो गया, बच्चों को ला के क्लास में दिखाते हो, तो उसका तात्पर्य, उसका मतलब क्या होता है, उसका उद्देश्य क्या होता है, वो कहना क्या जा रहा है। ऑप्शन नंबर पहला कह रहा है, ऑप्शन नंबर पहला कह रहा है कि श्रवण गतिविधि के लिए शिक्षार्थियों के मानस मंथन करने के मौके देने हेतु खिलौने, चित्र, चित्रकारी जैसी वस्तुओं का प्रयोग करना। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि भाषा शिक्षण अधिगम के विशिष्ट कार्य समझाने हेतु रियलिटी शो का, आप कोई रियलिटी शो जज करवा रहे हैं, जैसे डांसिंग या डांस सुपर डांसिंग, ऐसा करवा रहे हो, नहीं। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि कोई भी सामग्री जैसे पठन सामग्री, वृत्तांतकार, कोई आप वृत्तांत उस पर कहानी सुनाने के लिए, उसकी स्टोरी बताने के लिए ऐसा दे दोगे, नहीं, बिल्कुल नहीं दोगे। ऑप्शन नंबर फोर्थ कह रहा है कि शैक्षिक संस्थानों और विद्यालयों द्वारा अनुशासित सभी प्रकार के शिक्षण, आप सभी जितने प्रकार का होता है सभी सामग्री आप अनुशासित नहीं प्रयोग में ला सकते हो, तो जो हो गया आपका आंसर नंबर पहला ही हो जाएगा कि जितने भी श्रवण गतिविधि के लिए शिक्षार्थी को मानस मंथन के लिए जो मौके देते हैं और कुछ रियल लाइफ को, जो वास्तविक जीवन से जो सामग्री, वस्तुएं, सामान लाते हो, उसी को रियलिया कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ आपका कि दक्षता आधारित भाषा आकलन क्या है। भाषा आकलन का क्या उद्देश्य है। आपको सिर्फ भाषा का आकलन करना है। किसका आकलन करना है भैया, भाषा का करना है डियर। किसका करना है डियर, भाषा का आकलन करना है। तो आपका ऑप्शन कह रहा है कि ऑप्शन है पहला कि शिक्षार्थियों को सटीकता के दृष्टिकोण से भाषा पर अधिकार प्राप्त करने योग्य बनना, कि विद्यार्थी सटीक और एकदम सुचारू रूप से भाषा पर बिल्कुल उनका अधिकार है, उनका कंट्रोल है, उनका नियंत्रण है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि शिक्षार्थियों को सामाजिक और पेशेवर स्थितियों में भाषा का इस्तेमाल करने के योग्य बनाना, कि जो शिक्षार्थी हैं, विद्यार्थी हैं, उनको समाज में रहने के, और आप कोई व्यवसाय कर रहे हो, कोई धंधा कर रहे हो, कोई पेशा कर रहे हो, उसमें उस भाषा का उपयोग कर सको, उसका इस्तेमाल कर सको, उसके योग्य बनाना है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है शिक्षार्थियों को उच्च स्तरीय परीक्षाओं में अधिक अंक लाने के योग्य में, जितनी उच्च स्तर की परीक्षाएं होती हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वो अंक ला सके, ग्रेड ला सके। ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है, ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है शिक्षार्थियों को कंठस्थ करते ही आप क्या करोगे, कंठस्थ करते ही आप क्या करोगे, काट दोगे। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा पहला ही, दूसरा आंसर हो जाएगा कि शिक्षार्थियों को क्या करना है, आपको शिक्षार्थियों को वो समाज में और अपने व्यवसाय में, अपने पेशे में, धंधे में उस भाषा का इस्तेमाल कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, उसके योग्य बनाना। क्या बच्चे के अंदर वो टैलेंट है कि नहीं, एक दूसरे से संप्रेषण कर पा रहा है कि नहीं, उसका जो कम्युनिकेशन स्किल है उसके पास, वो किसी से कोई व्यवसाय कर रहा है, किसी से धंधा कर रहा है, तो उसमें वो कम्युनिकेट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। नहीं तो भाषा दक्षता, मतलब कोई भी भाषा में दक्ष है, आप हिंदी हो गया, अंग्रेजी हो गया, किसी भाषा में आप दक्ष हैं कि नहीं, प्रवीण है कि नहीं, आप दूसरे सामने को अट्रैक्टिव कर पा रहे हैं कि नहीं, इफेक्टिव भाषा आप प्रयोग कर पा रहे हैं कि नहीं। तो भाषा का दक्षता यही कहता है कि आप कोई अपने समाज में, परिवेश में, आप पेशा में उस भाषा का इस्तेमाल कर पा रहे हैं कि नहीं, और उससे भाषा के इस्तेमाल करने के योग्य का बनाना होता है, भाषा दक्षता होती है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा
है क्या है कि लेखन प्रक्रिया के आधारित उपागम यानी अप्रोच शिक्षार्थी के किस तरह मदद मिलती है। आपको जो उसका उपागम होगा है 7 चरणों से उपागम होकर लेखन प्रक्रिया की उपागम चलती है। तो पहले मानस मंथन आता है, फिर विचार आता है, विमर्श आता है, प्रतिक्रिया प्रतिरूप निरूपण आता है, ये सब आता है। तो उसके उपागम शिक्षार्थियों को किस प्रकार की मदद मिलती है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि शिक्षार्थी को अनेक बार लिखने के माध्यम से सीखते हैं। क्या शिक्षार्थी बार बार लिखते हैं तब फिर उसके बाद वो सीख जाते हैं। ऑप्शन बी कह रहा है कि शिक्षार्थियों को अच्छा लेख लिखने के लिए कई चरणों से होकर गुजरना पड़ता है। आपको पहले कई बार चरणों से होकर गुजरना पड़ता है कि पहले वो जो उपागम होता है उसके चरणों से होकर गुजरना पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि शिक्षार्थी एक ही बार में कोई लेख को पूरा कर लेते हैं। क्या जब एक ही बार में लिखते हैं, क्या करते हैं, एक ही बार में लिखते हैं तो उसका वो लेख पूरा कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है कि शिक्षार्थी अपनी स्मृति के आधार, अपनी स्मृति मतलब मेमोरी के, अपनी याददाश्त के आधार पर लिखते हैं। तो नहीं, क्या हो जाएगा, वो कई प्रक्रिया चरणों से होकर गुजरते हैं। किससे, कई चरणों से होकर गुजरते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही, क्योंकि पहले आप मानस मंथन करोगे, फिर विचार विमर्श करोगे, फिर प्रारूप देखो, फिर संपादन को, फिर त्रुटि संशोधन करोगे, फिर उसमें पुनरावलोकन करोगे, फिर उसके बाद लास्ट में संपादन या प्रकाशित होगा। तो कई चरणों से होकर आपको गुजरना पड़ता है, 7 स्टेप्स होकर गुजरना पड़ता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी और बॉम्बे यानी 2 नंबर सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ कि क्या कह रहा है कि वे शब्द क्या कहलाते हैं, वे शब्द क्या कहलाते हैं जिनमें हमने विभिन्न संदर्भों के प्रयोग करने के लिए सीखा है। जैसे किसी भी संदर्भ में आप प्रयोग करने के लिए सीखे हो तो उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसको भैया, क्या कहते हैं डियर, क्या कहते हैं, सक्रिय शब्द संपदा जो एक्टिव होता है उसको कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 है विन्यास, हमेशा प्रयोग में आने वाला शब्द। ऑप्शन नंबर 3 निष्क्रिय शब्द संपदा। ऑप्शन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्या कह रहा है ऑप्शन नंबर 4 क्रिया शब्द संपदा। क्या कहते हैं जरा आप लोग कमेंट देखते रहिए क्या हो जाएगा। तो आप नंबर आपका चौथा हो जाएगा, आप निष्क्रिय होकर तो कोई बात शब्द को सीख नहीं सकते हो। क्रिया शब्द ऐसा कुछ है ही नहीं, और हाँ ऐसा तो है नहीं जो शब्द प्रयोग, वे शब्द क्या कहलाते हैं जो विभिन्न शब्द में हम आपको, जैसे कोई भी संदर्भ होता है, किसी भी संदर्भ में बात करने के लिए, कहीं समाज में आप दूसरी भाषा बोल रहे हो, स्कूल में दूसरी भाषा बोल रहे हो, अपने साथियों के सहपाठियों के साथ दूसरी संदर्भ में भाषा बोल रहे हो, तो उसे क्या कहते हैं। क्या हर समय भाषा वाला प्रयोग होगा, नहीं होगा। आप सक्रिय शब्द संपदा, आप एक्टिव होकर शब्द की संपदा कितना बढ़ा रहे हो, कितना ज़्यादा आप प्रयोग कर रहे हो, आपका शब्दों की कितना भंडार है। तो आपका ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का पहला सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 का कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा काव्य का अंग नहीं है। आपको थोड़ा सा भैया नहीं देखना है डियर, क्या देखना है, नहीं देखना है। क्या उपमा अलंकार होता है, बिंब होता है, रूपक होता है, सराहना। आपको पता है ये काव्य के अंग जो होता है, क्या होता है, जो काव्य का अंग होता है आप में अलंकार होता ही है। अलंकार तो होता है जो शब्दों को और अलंकारिक मतलब गहना आभूषण के जैसा प्रयोग करता है। बिंब का क्या मतलब होता है, बिंब मतलब जैसे आप कोई बातें, जैसे कृष्ण के बारे में पढ़ रहे हो मतलब काव्य में, कि जैसे मानुष हो तो आप वही रस खानी बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, यदि पढ़ रहे हो तो आपको बिंब उसमें जब मानुष कृष्ण के बारे में जैसे उनको कि हाँ कृष्ण ऐसे होंगे, उनकी गोपियाँ ऐसी होंगी, आपके मानस में, आपके मंथन में, आपके दिमाग में कोई एक बिंब, उसका प्रतिबिंब, उसका छाया छप जा रहा है, उसकी रूप बन जा रही है, उसी को क्या बोलते हैं, बिंब बोलते हैं। जिसकी छाया के जैसा प्रतिबिंब बन जाए, और रूपक होता ही है, और ये रूपक अलंकार में आता है। ये सराहना करना आपका काव्य के अंग नहीं होता है। तो आपका नहीं पूछा है तो आपका सराहना करना काव्य का अंग नहीं होता है। तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5 का क्या हो जाएगा, 5 का डी हो जाएगा। आपका आंसर नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है डियर, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, क्या कह रहा है कि अपने पिता के स्थानांतरण के कारण सुमी छांग कोहिमा से मैसूर आई है। कौन है, सुमी छांग नाम की कोई छात्रा है या छात्र है, वो कोहिमा से मैसूर आई है, अपने पिता का ट्रांसफर हो जाता है।
अब उसने इस स्थान की भाषा कन्नड़ बहुत अच्छी तरह से सीख ली। क्या हुई? भाषा को सीख ली है। आप इस स्थिति में क्या कहेंगे? क्या ये भाषा अधिगम है, अर्जन है, भाषा अंतरण है, भाषा हस्तक्षेप मध्यस्थता है? क्वेश्चन नंबर 6 का क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? देखिए आपको क्या है, जो अधिगम होता है वो औपचारिक तरीके से होता है। कैसे होता है भैया? औपचारिक तरीके से होता है। कैसे होता है? औपचारिक तरीके से होता है। औपचारिक तरीके से होता है। और जो अर्जन होता है वो मित्रों के साथ, सहपाठियों के साथ, फ्रेंडों के साथ, मित्रों के साथ, पास पड़ोस के साथ, पास पड़ोस से, अपने सहपाठियों से, वो अनौपचारिक तरीके से सीख जाता है। वो कैसे? अनौपचारिक तरीके से भी सीखा जाता है, अनौपचारिक तरीकों से भी सीखा जाता है। उसे क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? उसको कोई सिस्टम की जरूरत नहीं होती है। आप कहीं पर मिलो, किससे भी मिलो, बातचीत करते समय क्या करते हो? सीख सकते हो। तो वो किसे बहुत, इस स्थान पे वह भाषा कन्नड़ बहुत अच्छी तरह से सीख लेती है, जबकि वो क्या, स्कूल में वो अधिगम नहीं कर रही है, वो क्या कर रही है? वो भाषा का अर्जन कर रही है। क्या कर रही है भैया? वो भाषा का डियर अर्जन कर रही है। तो आपका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, क्योंकि भाषा का अर्जन होता है जो अनौपचारिक तरीके से होता है, मित्रों के साथ, साथियों के साथ, सहपाठियों के साथ, आपके दोस्तों के साथ, परिवार में, पास पड़ोस के साथ, वो क्या हो जाता है? अर्जन किया जाता है। जबकि भाषा अधिगम होता है वो विद्यालय में, किसी परिवेश में, विद्यालय में जाकर नियमबद्ध तरीके से सीखा जाता है, उसे अधिगम कहते हैं, लर्निंग कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भाषा का अर्जन किया है उसने। क्या किया है? भाषा का अर्जन किया है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? आपकी स्क्रीन के ऊपर रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का प्रतिफल आपका प्रतिफल के बारे में सही नहीं है? क्या है? सही नहीं है। प्रतिफल मतलब परिणाम के बारे में आपका कौन सा सही नहीं है? क्वेश्चन नंबर 7वां का क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 7वां कह रहा है कि अधिगम प्रतिफल अधिगम के उद्देश्यों के अनुसार होना चाहिए। किसके? उसका जो प्रतिफल है अधिगम, उसके उद्देश्य के अनुसार होना चाहिए। कि आपका जो उसका परिणाम है उसके उद्देश्य, उसका क्या उद्देश्य है उसके अनुसार होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि अधिगम प्रतिफल अधिगम उद्देश्यों की तुलना में कहीं ऊंचे स्तर से होना चाहिए। जो आपका अधिगम का उद्देश्य है वो कहीं ना कहीं उससे ऊंचा स्तर में थोड़ा सा ज़्यादा ही होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है कि अधिगम उद्देश्य अधिगम प्रतिफलों की तुलना में कमतर, थोड़ा सा नीचे होना चाहिए। क्या कम होना चाहिए? ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है अधिगम प्रतिफलों के उद्देश्यों के साथ कोई संबंध नहीं है। क्या उसका कोई संबंध ही नहीं है? तो आपका पूछा है नहीं, तो क्या आंसर हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग जरा सा कमेंट करिए कि 7 का आंसर क्या हो जाएगा। क्योंकि आपका जो उसका प्रतिफल क्या होता है, तो अधिगम प्रतिफल जो होता है, क्या उद्देश्य से कोई, आप जैसे कोई कुछ पाठ पढ़ रहे हो, आपका उसका उद्देश्य तो होगा, आप कुछ पढ़ रहे हो, आप सीटेट पास कर रहे हो, तो उसका उद्देश्य तो होगा कि आप नौकरी के लिए पाठ हो जाएंगे, तो हम किसी अन्य स्टेट में, कहीं भी स्टेट में वैकेंसी आएगी, हम उसका देख लेंगे। उसका उद्देश्य होता है कि नहीं? तो उसका उद्देश्य होता है। और इसमें बोल रहा है कि इसका कोई संबंध नहीं है। क्यों नहीं संबंध है भैया? संबंध है। और ये निगेटिव पूछा है, तो नहीं का भाई क्या हो जाएगा? नहीं हो जाएगा, क्योंकि हमसे पूछा गलत है, इसलिए गलत वाला सही हो जाएगा। तो आपका निगेटिव पूछा है तो निगेटिव का भाई निगेटिव हो जाएगा। तो आपका आंसर नंबर 4 सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चौथा वाला सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8, ट्रांसलैंग्वेजिंग। ट्रांसलैंग्वेजिंग होता क्या है? जैसे आप कोई भाषा बोलते रहते हो, उसके साथ एक भाषा से दूसरे भाषा में ट्रांसफ़र कर जाते हो। एक भाषा को बोलते समय दूसरी भाषा का आप उपयोग करते रहते हो। ट्रांसफ़र जैसे होता है एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित करना, वैसे ही होता है ट्रांसलैंग्वेजिंग। एक भाषा को बोलते समय आप दूसरे भाषा का प्रयोग करने लगते हो, उसी को ट्रांसलैंग्वेजिंग कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8वां का आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग जरा सा कमेंट करिए कि इसका मतलब पहला का आंसर दिया है, ऑप्शन नंबर ए दिया है कि एक कक्षा में अनेक भाषाओं का शिक्षण अधिगम। कोई एक कक्षा है, उसमें अनेक विभिन्न प्रकार की भाषाओं में शिक्षण का अधिगम हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि शिक्षार्थियों को विषय वस्तु भाषाएं सीखने के लिए उनकी भाषाओं का प्रयोग, कोई विषय है जो उनकी जो भाषा है उनकी विषय वस्तु उसका प्रयोग आप कर रहे हो। ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है
शिक्षार्थियों को बहुभाषिक बनाने के लिए अनेक भाषाएं सिखाने के लिए तैयार करना। बच्चों को बहुभाषिक बनाना है इसलिए उनको अनेक भाषाएं सिखाओ, ज़्यादा से ज़्यादा भाषाएं सिखाओ। ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है, ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है कि द्विभाषी शिक्षण के माध्यम से बच्चों को एक भाषा से दूसरी भाषा में अंतरण करना, ट्रांसफर करना। एक भाषा से क्या करोगे, दूसरी भाषा में क्या करोगे, ट्रांसफर करोगे। क्वेश्चन नंबर 8 का क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का हो जाएगा कि शिक्षार्थियों को विषय वस्तु और भाषा सीखने के लिए उनकी भाषा का प्रयोग करना। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भाषा अर्जन, आपको पता है भाषा अर्जन कैसे होती है। जो अर्जन होता है अनौपचारिक तरीके से होता है। किससे होता है, अनौपचारिक तरीके से होता है। किससे होता है, अनौपचारिक तरीके से होता है। किससे होता है, अनौपचारिक तरीके से होता है। अपने मित्रों के साथ होता है, सहपाठियों के साथ हो सकता है, पास पड़ोस में हो सकता है, कहीं भी आप भाषा के संदर्भ में सीख सकते हो। तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 9 का क्या हो जाएगा। पहला बोल रहा है कि भाषा अर्जन के संदर्भ में सहजातता का से क्या संबंध है, यानी क्या तात्पर्य है, इसका क्या मतलब है। मनुष्य की भाषा सहजता जो होती है, मनुष्य की भाषा बोलने की स्वाभाविक योग्यता, जो मनुष्य भाषा बोलता है उसका क्या जो स्वाभाविक योग्यता होती है, वो ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है कि शिक्षार्थियों के अनेक भाषा सीखने की योग्यता, जो शिक्षार्थी होते हैं एक भाषा से जो बहुभाषा सीखते हैं क्या उसकी योग्यता। ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है कि विद्यालय में शिक्षार्थियों को एक भाषा से दूसरी भाषा में अंतरण, ये तो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है मनुष्य की भाषा के माध्यम से चिंतन करने की योग्यता, वो भाषा के माध्यम से क्या वो चिंतन करते हैं, क्या वो ये हो जाएगा। आपका क्वेश्चन नंबर 9 का क्या हो जाएगा कि जो मनुष्य की भाषा होती है सहजता, कितनी सहज, कोई आराम से बोल पा रहा है, स्वाभाविक ढंग से बोल पा रहा है, उसकी क्या योग्यता है, उसकी क्या कैपेसिटी है, वो बोल पा रहा है कि नहीं बोल पा रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा कि उसकी जो भाषा की बोलने की स्वाभाविक योग्यता है क्या वही हो जाएगा, सही यही हो जाएगा। आंसर नंबर पहला ही सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 10वां रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा अधिगम के लिए एक आदर्श क्रियाकलाप की तरह अधिमान्य वरीय नहीं है। कोई जो अधिमान्य मतलब मानने योग्य नहीं है, क्या है। ऑप्शन नंबर 10 क्या कह रहा है कि प्रासंगिक कार्यों, यहाँ आपको नहीं देखना है, क्या देखना है, नहीं देखना है। ठीक है, प्रासंगिक कार्यों के उद्देश्यों के लिए सीखना। आप कोई प्रासंगिक कार्य हो, आप यदि पढ़ रहे हो, सीटेट पास करना चाहते हो, तो आपका कोई तो उद्देश्य होगा, बिल्कुल होगा उद्देश्य। बिना उद्देश्य का आप कोई काम ही नहीं करते हो। किसी से फोनवा पे बात करते हो तो उद्देश्य तो कुछ रहता है ना, कि बिना उद्देश्य की बात करते हो, बताओ, बिल्कुल उद्देश्य रहता है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है व्याकरणिक रूप से प्रतिमानों का अभ्यास करना। जो व्याकरण की दृष्टि से उसमें जो प्रतिमान है उसका बार बार ड्रिल करते रहो, बार बार अभ्यास करते रहो। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि लेखों में वृत्तांतों की भाषाई इकाई पर ध्यान देना। कोई वृत्तांत हो गया, कोई लेख हो गया, उस पर भाषा इकाई पर ध्यान देना। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि समझ के साथ पढ़ना, न कि केवल मात्र लेख और कूटवाचन करना, मतलब हम ये पढ़ लें, बस सिर्फ पढ़ते जा रहे हैं, उसका कोई समझ उमझ नहीं रहे हैं। क्या कर रहे हैं, समझ उमझ नहीं रहे हैं, सिर्फ उसको पढ़ते जा रहे हैं। उसके पढ़ने से क्या मतलब होगा, सिर्फ उसका कूट मिला दे रहे हैं, इसका ये सही ये होगा, ये होगा, सिर्फ ऐसा नहीं। तो आपका क्या बोल रहा है, नहीं पूछा है तो नहीं। आपको पता है आपको अभ्यास बार बार तो करना नहीं है, बार बार आपको किसी प्रतिमानों का अभ्यास बार बार ड्रिलिंग नहीं करना है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। कौन सा, 2 नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 रहा आपके मोबाइल स्क्रीन पर। भारतीय संविधान में हिंदी को क्या स्थान दिया गया है। क्या न्यायालय की भाषा दिया गया है, राष्ट्रीय भाषा दिया है, कार्यालय जो कार्यकाज की भाषा होती है, जो प्रशासनिक क्षेत्रों में भाषा प्रशासनिक में होती है,
जो आपकी कार्यालयी भाषा होती है, क्या ए है कि शिक्षा माध्यम के लिए भाषा का प्रयोग किया गया है? आपका ऑप्शन हो जाएगा क्या, 11 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये जो आपको पता है ये हमारी क्या है, जो हिंदी है वो क्या है, राजभाषा है। क्या है, राजभाषा है। क्या है, राजभाषा है, ये राष्ट्रभाषा नहीं है। तो क्या है, ये राष्ट्रभाषा तो है नहीं, न्यायालय की भाषा तो है नहीं, ये कार्यालय जो प्रशासनिक, जो प्रशासन के कार्यों में उपयोग में लाई जाती है, ये वही भाषा है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, तीसरा सही हो जाएगा। कौन सा, तीसरा सही हो जाएगा। शिक्षा के माध्यम की भाषा नहीं है, ये कार्यालयी भाषा है, प्रशासनिक भाषा है। ठीक है, तो आपका आंसर नंबर 3 सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर, राघव किसी जमीन की स्थिति और उसका नंबर जानने के लिए उस जमीन से संबंधित दस्तावेज पढ़ता है। क्या करता है, कोई राघव है, जमीन की स्थिति से उसका नंबर जानने के लिए, हमारा प्लॉट नंबर क्या है, हमारा क्या है, उसके लिए वो जमीन से दस्तावेज पढ़ रहा है। इस तरह पठन को क्या कहते हैं? क्या स्कैनिंग कहते हैं, स्कीमिंग कहते हैं, उद्देश्य के लिए पढ़ते हैं, या सूचना के लिए पढ़ना? क्वेश्चन नंबर 12 क्या हो जाएगा, ये वो जब कोई भी आप जमीन से पढ़ोगे तो क्या करोगे, उसको स्कैनिंग बोलते हैं। किसी बारीकी से पढ़ोगे कि हाँ हाँ हमारा यहाँ पे है या नहीं है, यहाँ पे उसको बारीकी से ध्यान से देखो। स्कैनिंग होता है जैसे आप किसी के मोबाइल में, अपने मोबाइल फ़ोन में किसी साथी का उपयोग, साथी का, मित्र का, या मित्र के वो वाली का नंबर ढूंढोगे तो आपका क्या हो जाएगा, वो स्कैनिंग हो जाएगा, वो बारीकी से ढूंढोगे। अच्छा हाँ ये नंबर है, ये नंबर है, ये, अच्छा हाँ ये मिल गया, तो ये वाला, तो उसको क्या बोलते हैं, स्कैनिंग बोलते हैं। किसी बारीकी से ढूंढते हैं उसको क्या बोलते हैं, स्कैनिंग बोलते हैं, बारीकी से पढ़ना बोलते हैं। ठीक है, आप जब न्यूज़पेपर ऊपर पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो, उसको सरसरी दृष्टि से पढ़ते हो, क्या करते हो, स्कीमिंग करते हैं। न्यूज़पेपर हो गया और कोई कहानी वहानी हो गया, उसको क्या बोलते हैं, स्कैनिंग बोलते हैं, स्कीमिंग बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 आ गया, 13 आ गया आपके स्क्रीन के ऊपर। निम्नलिखित में से कौन सी एनईपी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को अनुशंसा, 2020 की अनुशंसा नहीं करती है? भैया क्या करती है, नहीं करती है। पहला ही है कि पहली कक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी भाषा को पढ़ा जाए। नहीं, अंग्रेजी भाषा को आप नहीं पढ़ा सकते हो। किस भाषा को पढ़ाओगे आप, मातृभाषा। पहली कक्षा में अंग्रेजी नहीं, इसको किसके बारे में पढ़ाओगे भैया, मातृभाषा में पढ़ाओगे। कैसे पढ़ाओगे, अंग्रेजी में नहीं, बल्कि कैसे होना चाहिए, मातृभाषा में होनी चाहिए। कैसा होनी चाहिए, मातृभाषा में होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए, मातृभाषा में होनी चाहिए। किस में होनी चाहिए, मातृभाषा में होनी चाहिए। तो आपका बोल रहा है नहीं, तो पहला वही गलत हो गया। माध्यमिक स्तर पर विदेशी भाषा का अध्ययन जो विकल्प के रूप में होना चाहिए, बिल्कुल सही बोल रहा है। ऑप्शन नंबर 3 बोल रहा है कि माध्यमिक स्तर की शास्त्रीय भाषा का अध्ययन, माध्यमिक स्तर पे एक जो 6 आपकी शास्त्रीय भाषाएं हैं उसका भी अध्ययन होना चाहिए, बिल्कुल सही बोल रहा है। ऑप्शन नंबर 4 पढ़ रहा है बुनियादी वर्षों में के दौरान माध्यम, माने बुनियादी मतलब प्रारंभिक स्तर पर, किस पे भैया, प्रारंभिक स्तर पर, प्रारंभिक स्तर पर बच्चों की जो है वो जो शिक्षा है वो किस में होनी चाहिए, मातृभाषा में होनी चाहिए। कैसी मातृभाषा, यानी घर की भाषा, जो स्थानीय भाषा, वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है, उसकी माता की भाषा है, मातृ की भाषा है, उसमें होना चाहिए। तो आपका ये भी बिल्कुल कथन सही कह रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि पूछा नहीं है तो अंग्रेजी भाषा में नहीं होनी चाहिए। जो पहली कक्षा प्राइमरी प्रारंभिक शिक्षा होती है उसकी मातृभाषा में होनी चाहिए, बच्चे की किस में होनी है, मातृभाषा में। तो आपका आंसर नंबर ए ही सही हो जाएगा। क्योंकि पूछा गलत है तो इसलिए पहला ही सही हो जाए, बाकी सारे सही हैं, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये सब क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, और गलत वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्योंकि हमसे पूछा वही है तो वही हमसे हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा का अंग नहीं है। क्या है, भाषा का अंग नहीं है। ध्वनि, रूप, अर्थ क्या होता है, ये सब भाषा के अंग हैं। जो पठन है ये भाषा के क्या है, भाषा के कौशल हैं। क्या है, भाषा के पठन क्या है, भाषा के कौशल हैं, भाषा के कौशल है। क्या है, भाषा के कौशल हैं। भाषा के कितने 4 कौशल होते हैं, कौन कौन सा होता है, सुनना होता है, और बोलना होता है, और पढ़ना होता है। क्या होता है, पढ़ना होता है, और चौथा होता है लिखना। क्या होता है, लिखना।
जिसको शॉर्टकट में आप बोल देते हैं शुभोपली। क्या बोलते हैं? शुभोपली। क्या बोलते हैं? शुभोपली बोल देते हैं। ठीक है, शुभोपली बोलते हैं। तो भाषा के ये कौशल हो गए, और ये क्या है? भाषा का अंग नहीं है, तो आपका आंसर नंबर 4 सही हो जाएगा। जो ध्वनि है और रूपिम है और अर्थ है, ये सब भाषा के अंग होते हैं, और ये जो पठन है ये भाषा के कौशल होता है। क्या होता है? भाषा का कौशल होता है। तो आपका आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? कि क्वेश्चन नंबर 15 है, ज्ञान की अवचेतन, यानी आप थोड़ा सा अवचेतन, आपकी चेतन स्थिति नहीं है, स्वीकृति, जहां सूचनाएं संप्रेषण के माध्यम से मस्तिष्क में एकत्र होती हैं, उसे भाषा के किस रूप में जाना जाता है? क्या अधिगम होता है, विकास होता है, अर्जन होता है, या कार्य होता है? आपका जो अधिगम होता है वो कैसा होता है? चेतन की अवस्था में होता है। चेतन की अवस्था में होता है। किसके अवस्था में होता है? आप बताइए, कोई चीज़ आप पढ़ रहे हो, कोई चीज़ आप क्या कर रहे हो? पढ़ रहे हो, क्या अचेत अवस्था में पढ़ सकते हो? आप ऐसा सोते सोते पढ़ सकते हो? कोई चीज़ लर्न कर रहे हो, कोई चीज़ पढ़ रहे हो, कोई चीज़ याद कर रहे हो, तो वो अधिगम हो जाता है। किसी भी आप औपचारिक तरीके से पढ़े, उसको क्या हो जाता है? अधिगम हो जाता है। वो चेतन की अवस्था में होता है। जो अर्जन होता है वो आप चलते उठते बैठते अवचेतन की अवस्था में क्या करते हो? भाषा का अर्जन कर लेते हो, किसी भी लैंग्वेज का अर्जन कर लेते हो। तो आपका क्या हो जाएगा? 15 का C नंबर अर्जन होता है, जो अवचेतन की स्थिति में भी होता है। किसमें होता है? और ये अनौपचारिक तरीके से भी हो जाता है। किससे होता है? अनौपचारिक तरीके से भी हो सकता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अर्जन जो होता है वो अचेतन स्थिति में भी हो सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। आज का क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि एक शिक्षार्थी अपने संज्ञानात्मक स्तर से एक सोपान ऊपर, आपको पता है I+1 एक स्तर ऊपर अपठित गद्यांश की समालोचनात्मक सराहना, मतलब क्रिटिकल थिंकिंग के द्वारा क्या कर रहा है? अपनी पठन क्षमता को प्रदर्शित करती है। यह किससे अधिक निकट है? क्या बोधगम्य है, बोधगम्य उत्पाद है, परिकल्पना या अनुवीक्षण है, या प्राकृतिक क्रम है? आपका क्वेश्चन नंबर 16 क्या हो गया? ये क्या हो जाएगा? अपने आलोचनात्मक एक स्तर ऊपर, जिसे स्टीफन क्रेसन ने दिया है, तो ये क्या हो जाएगा? बोधगम्य निवेश हो जाएगा। अपने स्तर से एक लेवल ऊपर सीख रही है। किसे? अपने स्तर से एक लेवल ऊपर, अपने संज्ञान के माध्यम से, अपने दिमाग के, अपने बौद्धिक क्षमता के आधार से वह क्या कर रही है? एक स्तर ऊपर क्रिटिकल थिंकिंग की सराहना कर पा रही है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? पहला ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि कौन सी पद्धति लिखित भाषा की अपेक्षा मौखिक भाषा पर अधिक बल देती है? क्या होती है? जो लिखित भाषा की अपेक्षा क्या होती है? मौखिक भाषा पर ज़्यादा से ज़्यादा बल देती है। क्वेश्चन नंबर 17 का क्या हो जाएगा? क्या भाषा श्रव्य भाषा पद्धति, भाषा अनुवाद पद्धति, या संरचनात्मक उपागम, या निगमन? जिसमें निगमन में पहले जिसमें नियम बताए जाते हैं। किसमें बताया जाता है? पहले नियम बताया जाता है, उसके बाद क्या होता है? उदाहरण दिया जाता है। क्या जाता है? उदाहरण दिया जाता है। ये उच्च प्राथमिक स्तर के लिए होता है। ठीक है, तो संरचनात्मक है नहीं, अब अनुवाद नहीं है। ये जो श्रव्य भाषा पद्धति है, जो सुनने की भाषा पद्धति है, वो क्या करते हैं? मौखिक भाषा पर क्या करते हैं? अधिक बल देती है। सुन करके जो सीखते हैं भाषा, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा वो बल देती है। तो आपका ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि कौन सा उपागम यानी अप्रोच शिक्षार्थियों के संप्रेषणात्मक दक्षता उत्पन्न करता है? कि जो कम्युनिकेशन स्किल होती है उसमें दक्ष बनाता है, प्रवीण बनाता है। उसमें क्या करता है? दक्ष बनाता है, प्रवीण बनाता है। वो कौन उसको
उसको कौन सी कौशल है संप्रेषण दक्षता को उत्पन्न करता है? क्या संरचनात्मक उपागम है, रचनावाद क्रिएटिविटी उपागम है? उपागम होना चाहिए, यहाँ उपागम है। ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है कि संप्रेषणात्मक उपागम और या कौशल आधारित उपागम। तो आपका क्या सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 18 का क्या हो जाएगा? जो संप्रेषण दक्ष में जब तक आप किसी से क्या करोगे, बात नहीं करोगे, संप्रेषण नहीं करोगे, क्या करोगे, आपस में कम्युनिकेट नहीं करोगे, तो तब तक आपके कैसे जो संप्रेषण कौशल है, किसी से बातचीत करने के, वार्तालाप करने की वो दक्ष है, आप उसमें कैसे, आप कहीं पे स्वलीन रहो। स्वलीन मतलब किसी से बातचीत न करो, एक जगह कोने में बैठे रहो, तो आपकी संप्रेषण जो कौशल है उसमें आप दक्ष हो पाओगे? नहीं हो पाओगे। आप किसी से बतियाइबे नहीं करेंगे, बिल्कुल शांत होकर किसी से रहेंगे, तो आपको बात करने की नॉलेज ही नहीं बढ़ पाएगी, आप उसमें संप्रेषण कौशल में दक्ष हो ही नहीं पाएंगे। तो आपका आंसर नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या बोल रहा है? रचनात्मक आकलन के बारे में जो क्रिएटिविटी होता है उसके आकलन के बारे में कौन सा कथन उपयुक्त है? कौन सा कथन उपयुक्त है? क्या ये सत्र की अवधि, यानी सत्र की अवधि विशेष शिक्षार्थी के कौशल का मूल्यांकन होता है सत्र की अवधि में? और ऑप्शन नंबर, ये शिक्षार्थी की प्रक्रिया पर केंद्रित होता है, शिक्षार्थी संस्थानों में बहुत अधिक मान्यता दी गई है। ऑप्शन नंबर 4 करा है, शिक्षार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों को तुरंत सुधारना, कि यदि जो बच्चा होता है वहाँ पे गलतियाँ कर रहा है, आपको वहीं तुरंत सुधार दो। नहीं, बच्चों को क्या बोलता है, गलतियों को आप तुरंत नहीं सुधार सकते हो। ये शिक्षण संस्थानों में से बहुत अधिक मान्यता नहीं हुई है, यह शिक्षार्थी प्रक्रिया पर होती है। कैसी होती है? शिक्षार्थी प्रक्रिया पर आधारित होती है, शिक्षार्थियों के हित में होती है। रचनात्मक आकलन जो होता है, क्रिएटिविटी आकलन जो होता है, वो क्या होता है? शिक्षार्थी की प्रक्रिया पर केंद्रित होता है कि बच्चा क्या सीख रहा है, उसमें कहाँ कमियां आ रही है, उसकी त्रुटियों को सुधार करना। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक है, सत्र की अवधि में जो सत्र की मतलब साल की अवधि होती है, बीच बीच में उसके कौशल को नहीं मूल्यांकन करता है, ये शिक्षार्थी केंद्रित होती है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। समाचार, अब स्कैनिंग और आपकी स्कीमिंग हो गया। समाचार पत्र की मुख्य पंक्तियों की सरसरी दृष्टि से पढ़ना किस प्रकार का है? क्या है? क्या गहन पठन है, बारीकी से पढ़ना है, विस्तृत या सरसरी है? क्या है आपका? बताओ जरा सा, आपका क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 20 का ये आपका क्या हो जाएगा? गहन पठन। आप किसी को जैसे एकदम गहनता से पढ़ते हो, जैसे कोई आप उसमें डूब के लीन होकर पढ़ते हो, आपको जिसमें इंटरेस्ट होता है, तो उसको गहन पठन कहते हैं। बारीकी से पठन, आप जैसे किसी को क्या करते हो, किसी को कुछ ढूंढना हो गया, किसी के जैसे आप अपने मोबाइल फ़ोन में अपने दोस्तों का कॉन्टैक्ट नंबर दोस्तों का दोस्तियों का ढूंढते हो, तो वो बारीकी से पठन हो गया। तो एक एक नंबर ध्यान देके पढ़ोगे, अच्छा हाँ ये इसका हो गया है। और विस्तृत मतलब कोई आप मनोरंजन के जैसे कहानी हो गया, कोई नाटक हो गया, उसको विस्तृत से ज़्यादा पढ़े हो। और जो समाचार पत्र होता है उसको क्या सरसरी दृष्टि से आप पढ़ लेते हो, हाँ इसके उसको मेन हेडिंग देख लिए, अच्छा ये पढ़ लिए, ये पढ़ लिए, काम की चीज़ें नहीं है, ये हटाओ, ये छोड़ दो। तो क्या उसको सरसरी दृष्टि से देखना कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, आज का क्वेश्चन नंबर 21 है कि निम्नलिखित में से कौन सी लेखन की विशेषता नहीं है? क्या है? ये लेखन की विशेषता नहीं पूछा है। क्या पूछा है? नहीं पूछा है। तो आपको इस पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना है। क्या है? लेखन की विशेषता नहीं है। लेखने की बोल रहा है कि मौखिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना, क्या जो मुख से बातें बोलते हैं उसका रिपोर्ट पर प्रस्तुत कर दीजिए। अच्छा संगठन, स्पष्ट उद्देश्य, व्याकरणिक परिशुद्धता। जब आपका कोई संगठन अच्छा, आप किस पे लिखोगे? कोई बातें होगी उस पर संगठन करो, उस पर विचार विमर्श करोगे, उसको एकत्रित करोगे तभी तो लिखोगे। जब तक उसको एकत्रित नहीं कर पाओगे, नहीं हमें इसके बारे में लिखना है, कैसे लिखना है, तब तो नहीं लिखोगे। लिखने का स्पष्ट उद्देश्य भी होना चाहिए। हम लिख रहे हैं, यदि हम सीटेट के लिए तैयारी कर रहे हैं तो किसके उद्देश्य से कर रहे हैं? कि हम पास हो जाएंगे, कोई नौकरी हमको मिलेगी, अच्छी नौकरी मिलेगी, बढ़िया वाइफ मिलेगी, मेहरारू मिलेगी और बढ़िया अच्छा खाना पकवान बना के देगी, उसी उद्देश्य से आप सीटेट पढ़ रहे हो ना। और ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है कि व्याकरणिक परिशुद्धता। आप कोई लेख लिखोगे, आपको कुछ व्याकरण की कहाँ पे लिंग वचन काल कारक वहाँ पे कैसे आएगा, ये नहीं कि स्त्रीलिंग का
है तो उसके साथ पुल्लिंग का क्रिया लगाओ। तो ये सब उसकी व्याकरण शुद्ध की इकाई भी तो देखना है कि व्याकरण की दृष्टि से आपका कहीं वो अशुद्ध न हो जाए वाक्य। तो आपका नहीं है तो ये भी सही है, ये भी सही है। तो मौखिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना आपका यही नहीं होगा, तो आपका यही आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि हमसे पूछा नहीं है तो हमसे नहीं का भाई नहीं हो जाएगा। तो पहला नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। मौखिक रिपोर्ट आप लिखने में तो मुख से उस रिपोर्ट को प्रस्तुत करोगे, उसमें क्या कौन सी विशेषता है उसकी, नहीं है, ठीक है। तो आपका नहीं पूछा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। स्वतंत्र लेखन का मुख्य लाभ यह है कि शिक्षार्थी जो स्वतंत्र लेखन होते हैं, कोई जैसे विद्यार्थी होता है अपने विचारों को अभिव्यक्ति करता है, जो स्वतंत्र रूप से करता है, खुल के करता है, उसमें कोई रोक टोक नहीं होती है। अच्छा हाँ, तुम्हारे मन में जो विचार आ रहा है उसको अभिव्यक्त करो, उसको लिखो। तो ये क्या कर रहा था, शिक्षार्थी के लिए किस प्रकार का ये लाभ है, यह महसूस नहीं करते कि उन्हें अधिक लिखना है या पूर्णतः नहीं होना चाहिए उनको, कि यदि वो महसूस नहीं करते कि उन्हें बहुत ज़्यादा लिखना है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि अपनी प्रथम भाषा में लिखित भाषा की विशेषताओं को सम्मिलित कर सकते हैं। जो उनकी प्रथम भाषा होती है उसकी विशेषताओं को, जैसे मातृभाषा, उसको सम्मिलित कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड कह रहा है कि रचनात्मक बनने की स्वतंत्रता का लाभ उठाते हैं, क्रिएटिविटी करते हैं, कुछ न कुछ नया लिखते हैं, उसके स्वतंत्र हैं हम, तो आई कैन राइट एनीथिंग, मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, उसका लाभ उठाते हैं। ऑप्शन नंबर फोर्थ कह रहा है कि लिखने या न लिखने की स्वतंत्रता का लाभ उठा के, अरे हमारा मन है लिखेंगे या तो नहीं लिखेंगे, वो तो स्वतंत्र हैं, हम लिखें या न लिखें, क्या ये हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 22 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 22 का क्या हो जाएगा कि रचनात्मक बनने की स्वतंत्रता का लाभ उठाते हैं। क्या करते हैं वो, रचनात्मक स्वतंत्र होकर वो लिखते हैं, वो क्रिएटिविटी, कुछ रचना करके लिखते हैं, कुछ वो क्रिएटिविटी से लिखते हैं, उनको जो अभिव्यक्ति होता है अपने रचनात्मक क्रिएटिविटी ढंग से लिखते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्या कह रहा है कि सभी भाषाओं में डाट और डाट ध्वनियाँ एक क्रम में सुनियोजित होती हैं। क्या होती हैं, क्या स्वरीय लयबद्ध होता है, स्वरिक संगीतमय होता है, व्यंजनिक स्वरीय होता है या व्यंजनिक संगीतमय होता है। क्वेश्चन नंबर 23। तो क्या होता है, कभी जो होता है स्वरीय लयबद्ध नहीं होता है, न संगीतमय होता है, ये व्यंजनों के माध्यम से ही स्वरीय होता है, स्वर के लिया जाता है। क्या होता है, यहाँ पे व्यंजनी रहेगा, क्या रहेगा, व्यंजनी और स्वरीय ध्वनियाँ का एक क्रम में सुनियोजित होती हैं। व्यंजन से ही आप कोई स्वर में गाते हो, क्या करते हो, स्वर में लय में बोल सकते हो। तो आपका आंसर नंबर थर्ड सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, क्वेश्चन नंबर 24, किसी शिक्षार्थी की भाषा विषय क्षेत्र में किसी विशिष्ट कमजोरी किसके द्वारा पहचाना जा सकता है। यदि कोई बच्चा पढ़ने में कमजोर है, उसको क्या करोगे आप, कमियों का पता लगाओ। क्या करो, कमियों का पता लगाना, कारणों का पता लगाना, उसके कारणों का पता लगा के फिर क्या करो, कारणों का पता लगाओ, उसके बाद उसका उपचार पता लगाना, उसके बाद उपचार लगाना, उसके बाद क्या करोगे आप, उसके बाद आप उपचार करोगे। क्या करोगे, उपचार करोगे। पहले आप उसके कमियों का पता लगाओ कि यदि बच्चा क्या कर रहा है, किसी भाषा में कमजोरी है, किसी विशिष्ट कमजोरी के कारण पहचाना जा सकता है। यदि उसको दिक्कत आ रही है तो कहाँ आ रही है, तो उसका पहले आप डायग्नोसिस करोगे, निदान करोगे। क्या करोगे, निदान करोगे। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, आपका उपचार किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 24 का सेकेंड हो जाएगा। पहले उसके कमियों का पता लगाओ, जिसे निदानात्मक कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, निदानात्मक परीक्षण कहते हैं। उसकी कमियों का पता लगाया जाता है कि बच्चा यदि सीख नहीं पा रहा है तो क्यों नहीं सीख पा रहा है, उसको कमियां कहाँ आ रही है, उसकी कमजोरी कहाँ है, उसकी कठिनाई कहाँ है, वो आखिर क्यों नहीं सीख पा रहा है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। बच्चे किस अवस्था के दौरान तरह तरह के अक्षरों को मिलाकर ध्वनियाँ निकालना शुरू कर देते हैं, जैसे
ब द बा बा अ फ ग फ ऐसे बोलते हैं, तो किस अवस्था के दौरान उसको क्या बोलते हैं? क्या किलकारी करने की अवस्था, एक शब्दी अवस्था, टेलीग्राफिक वाक अवस्था या बबलाने की अवस्था? तो आपका 25 का क्या हो जाएगा? ये बच्चे जब क्या बोलते हैं अ ब द बोलते हैं तो उसे बबलाने की क्या बोलते हैं? उसे कुंदन कहते हैं, या क्या बोलते हैं? कुंदन की अवस्था कहते हैं, बबलाने की अवस्था कहते हैं। तो आपका आंसर नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक उद्देश्य है कि प्रारंभिक लेवल पर जो हिंदी पढ़ाया जाता है उसका क्या उद्देश्य है? कि बच्चों में अपनी बात कहने की उत्सुकता का विकास, की नहीं बच्चे क्या करेंगे अपनी बात जो कहेंगे वो उत्सुकता के साथ उनका विकास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि बच्चों में सदा दूसरे की बात सुनने की आदत का विकास, कि वो सिर्फ दूसरे का बात सुनते रहें। ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है कि बच्चों में तीव्र गति से पढ़ने की कुशलता का विकास, कि नहीं बच्चों जल्दी जल्दी से पढ़ने की कुशलता का विकास हो सके। ऑप्शन नंबर क्या बोल रहा है कि बच्चों में तीव्र गति से लिखने की कुशलता, कि उसमें सिर्फ लिखने की कुशलता आ जाए। तो बच्चे को किस लिए हिंदी शिक्षण होता है? कि जो बच्चे अपनी बातों को हिंदी पढ़ाते हैं तो वो मातृभाषा में, जो हिंदी भाषी राज्य होते हैं तो वो सिर्फ अपनी बातों को जल्दी उत्सुकता पूर्वक कहने का विकास हो सके, अपनी बातों को थोड़ा सा उत्सुक तरीके से जल्दी कहने में उनका विकास हो सके। तो आपका आंसर नंबर पहला सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पहला सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है कि हिंदी भाषा की कक्षा में एक अनिवार्य सत्य है। क्या सत्य है? कि अधिक उच्चारण त्रुटियां, जो त्रुटियां होती है उच्चारण में ज़्यादा से ज़्यादा त्रुटि होती हैं। मानक भाषा का प्रयोग होता है, क्या सिर्फ स्टैंडर्डाइज भाषा का प्रयोग होता है, या क्या होता है सिर्फ त्रुटियां, अधिक त्रुटियां होती हैं, या बहुभाषिकता क्या होती है? उसका एक अनिवार्य सत्य क्या है? 27 का एक क्या है? 27 का अनिवार्य सत्य क्या है? कि हिंदी भाषा की कक्षा में क्या होता है? वो बहुभाषिकता, एक से ज़्यादा अनेक भाषाओं को प्रयोग में लाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा बोलियों को, भाषाओं को बोला जाए तो उसे बहुभाषिकता कहते हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। मानक भाषा, सिर्फ स्टैंडर्डाइज भाषा का आप प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं है सिर्फ बच्चे त्रुटियां ही त्रुटियां करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। और अधिक उच्चारणगत, क्या सिर्फ जो उच्चारण करते हैं, क्या उच्चारण करते में अधिक ज़्यादा से ज़्यादा त्रुटियां होती है? नहीं होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, क्या कह रहा है कि बच्चों के पढ़ने लिखने में ... सर्वाधिक सहायक होता है। क्या? रेडियो, पाठ्यपुस्तक, बाल साहित्य और टेलीविज़न। आपको बच्चों के पढ़ने, ये प्राइमरी लेवल पे, प्राथमिक लेवल पे पूछा गया है। किस पे? प्राथमिक लेवल पे। तो क्या बच्चे जो होते हैं तो पाठ्य पुस्तक में उनको जो बाल साहित्य दिया जाता है, क्या दिया जाता है? बाल साहित्य में चित्र छपी होती है, कहानियाँ छपी होती हैं, तो उसको थोड़ा सा वो लोग ज़्यादा इंटरेस्ट से पढ़ते हैं। क्या करते हैं? ज़्यादा इंटरेस्ट से पढ़ते हैं और वो ज़्यादा उनको समझने में सहायक होती है। अब बच्चों को आप उस टाइम टेलीविज़न पर दिखा के पढ़ाने, बच्चों को पाठ्य पुस्तक पर कितना केंद्रित कर सकते हो? उनको जो बच्चे होते हैं उनको बाल साहित्य दो, उसमें कहानियाँ होती हैं, स्टोरी होती हैं, इन सब को दोगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट लेंगे और ज़्यादा रुचि दिखाएंगे और उनको ज़्यादा से ज़्यादा सहायक होगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 29 कि पाठ्य पुस्तक की भाषा ऐसी हो जो आपकी पाठ्य पुस्तक है उसकी भाषा कैसी होनी चाहिए? बच्चों के सामने जटिल, जो क्या जटिल चुनौती रखे कि बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, भैया ऐसी कौन सी लैंग्वेज चल रही है, ऐसी कौन सी भाषा आ रही है कि बच्चों को समझ में नहीं। बच्चों को दैनिक, जो बच्चों की बोलचाल की भाषा हो, दैनिक जीवन से, रियल लाइफ से, वास्तविक जीवन से कनेक्ट हो। कैसी होनी चाहिए? वास्तविक जीवन से कनेक्ट होना चाहिए, वास्तविक जीवन से कनेक्ट होना चाहिए, वास्तविक जीवन से कनेक्ट होकर पढ़ना चाहिए, ऐसे बच्चों को देना चाहिए। तत्सम शब्द से परिवर्तित करना चाहिए, नहीं तद्भव, तत्सम तद्भव नहीं। आपका बच्चों को रियल लाइफ, दैनिक जीवन से जुड़ी होनी चाहिए, जो रोज आम दिनचर्या की भाषा हो, आम तौर की भाषा होती है, उससे जुड़ी होनी चाहिए। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक है, परीक्षण का अर्थ है कि ज्ञान क्षमता व, या किसी विधि का परीक्षण का अर्थ है ज्ञान क्षमता व डाट का किसी भी विधि से मापन। क्या होता है? परीक्षण का अर्थ है कि आप परीक्षण का क्या अर्थ कर सकते हो? क्वेश्चन नंबर 30
क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि आप जैसे कोई परीक्षण लेते हो तो उसका क्षमता और क्या करते हो, क्या उसमें व्याकरण लेते हो, साहित्य या अक्षमता? नहीं, उसका प्रदर्शन, वो कितना बच्चा पढ़ा है, कितना सीखा है, कितना परफॉर्मेंस, प्रदर्शन है, कितना परफॉर्मेंस कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। यदि आप पढ़े हो, साल भर पढ़े हो, तो उसका परफॉर्मेंस, आप आउटपुट कुछ दे पा रहे हो कि नहीं, परफॉर्मेंस कर पा रहे हो कि नहीं, तो आपका आंसर नंबर पहला ही सही हो जाएगा। इसमें व्याकरण और साहित्य और अक्षमता से कोई मतलब ही नहीं है, आप इसमें प्रदर्शन कर पा रहे हो कि नहीं। यदि आप साल भर पढ़े हो तो आप परफॉर्मेंस दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। क्वेश्चन नंबर 31 है आपकी स्क्रीन के ऊपर। रेखा हिंदी में अपनी बात कहते समय घबराहट महसूस करती है। क्या करती है? घबराहट महसूस करती है। एक भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? यदि किसी बच्चे को अपनी भाषा में बात करते समय, हिंदी में बात करते समय उसे हेजिटेशन हो रही है, तो आप भाषा का शिक्षक होकर आप क्या करेंगे? बताइए क्या करेंगे? रेखा को समझाएंगे कि वह घबराए नहीं। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि उसे अपनी भाषा में अपनी बात कहने के लिए कहेंगे। ऑप्शन नंबर 3, क्या उसे रट्टा मरवाएंगे? ऑप्शन नंबर, उसे डांटेंगे। आप पनिष्ड तो बच्चे को कर ही नहीं सकते हो। क्या करते हो? बच्चे को आप पनिष्ड बिल्कुल 1% भी नहीं कर सकते हो। और क्या करो, यदि वो हिंदी में नहीं बोल पा रही है तो उसे क्या बोलोगे कि वो अपनी भाषा में, मदर टंग में ही अपनी बातें कहो। यदि वो हिंदी नहीं बोल पा रही है तो वो अपनी भाषा में बातों को बोले। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी फॉर बॉम्बे सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी फॉर बॉम्बे सही हो जाएगा। ठीक है, उसे अपनी मदर टंग या कुछ उसकी जो भी लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में कहेगा तो बच्चा बहुत सरलता से, सहजता से अपनी बातों को अभिव्यक्त कर पाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है डियर कि प्राथमिक स्तर के बच्चों की भाषा का आकलन करते समय डांट पर सर्वाधिक बल देना चाहिए। जो उसका भाषा का आकलन है उसका करते समय आप सबसे ज़्यादा किस पे ध्यान दोगे? अलंकारिक भाषा का प्रयोग करे बच्चा, क्या व्याकरणिक ज्ञान हो, भाषा प्रयोग की क्षमता, या साहित्यिक रचनाओं की जानकारी? बच्चे को अब बताओ कि बच्चे को क्या है, बच्चा अभी प्रारंभिक स्तर पे है, क्या उसको अलंकारिक भाषा, उसको भाषा को सजा धजा के बोल सकता है? नहीं बोल सकता है। और उसको व्याकरणिक ज्ञान होगा क्या कि उसकी साहित्यिक रचनाएं कितनी, किससे कौन सी रचनाएं लिखी हैं, क्या उसमें उसको रचना को पता है कि नहीं है? बच्चा प्रारंभिक कक्षा का है, वो अलंकारिक भाषा का प्रयोग कर नहीं सकता है, उसको व्याकरण का ज्ञान तो होगा ही नहीं और साहित्य रचनाओं का उसको ज्ञान होगा नहीं। तो भाषा का प्रयोग, उसकी क्षमता क्या है, उसकी कैपेसिटी क्या है कि वो भाषा का प्रयोग किस प्रकार से कर पा रहा है, उसकी क्षमता के अनुसार वो भाषा का अपना प्रयोग कर पा रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा विकास के लिए, ये तो अभी क्वेश्चन हो गया 33, क्वेश्चन नंबर 34 है। क्या है? क्वेश्चन नंबर 34 है कि क्या बोल रहा है कि पहली कक्षा की अनीता चित्रात्मक किताब के चित्रों को गौर से देखती है। क्या है? वो जो इसमें चित्र छपे हुए हैं उसको बहुत ध्यान से देखती है और अपने दोस्तों के उसके बारे में बातचीत करती है। अब अनीता क्या कर रही है? ठीक है, चित्रों को देखकर मात्र पृष्ठ पलट रही है कि पन्ना इस पेज से उस पेज पे जा रही है, या अर्थ के साथ पढ़ रही है, निरर्थक रूप से समय व्यतीत कर रही है, अपने दोस्तों का ध्यान बटा रही है? तो नहीं, वो अर्थ के साथ क्या कर रही है? पढ़ रही है। अर्थ के साथ वो पढ़ रही है, वो निरर्थक समय नहीं व्यतीत कर रही है और अपने दोस्तों का ध्यान नहीं बटा रही है। तो ऑप्शन नंबर बी फॉर सेकंड सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है आपकी स्क्रीन के ऊपर। बच्चों को हकलाने की समस्या है, इसका एक संभावित कारण क्या हो सकता है? बच्चे में थोड़ा हकला के बोल रहे हैं, ये कोई डिसऑर्डर है। तो क्या करोगे? शिक्षक का विलंब से आना, कि बच्चे हकला कर, उनको हकलाने की समस्या है, इसमें एक संभावित कारण, ये क्या कारण हो सकती है कि बच्चे क्यों हकला के बोल रहे हैं? अब बोझिल परीक्षाएं, कि बच्चे को बोझिल परीक्षाएं दे रहे हो, गया उस पर है ज़्यादा तो परीक्षाओं का वर्णन हो पा रहा है। ऑप्शन में पाठ्यक्रम का बोझ है। क्या है? उसको पाठ्यक्रम का बोझ है कि नहीं? बच्चे को क्या है? पाठ्यक्रम का बोझ है।
और उसमें आत्मविश्वास का अभाव है, वो उसमें क्या है, उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है। क्या है, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है। क्या है उसमें भैया, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है डियर, इसलिए वो बेचारा वो हकला करके बोल पा रहा है, इसलिए ज़्यादा वो बोल नहीं पा रहा है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 36, एक भाषा शिक्षक का अनिवार्य गुण है, कोई भाषा का शिक्षक है उसका अनिवार्य गुण होना चाहिए। क्या वो नियमितता है, उसको नियमित रहना चाहिए, समय की पाबंदी होना चाहिए, या शिक्षा शास्त्री समझ होना, मित्रवत व्यवहार। आपका ठीक है, भाषा शिक्षण के आप गुण हैं, भाषा शिक्षक के आप अध्यापक हैं, तो आपको मित्रवत व्यवहार तो होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन उससे भी अच्छा है कि आपका शिक्षा शास्त्री समझ कैसी है, आपको बच्चों को किस टाइप से पढ़ाना है, बच्चों को समझ किस विकसित करना है, बच्चों को बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, आपकी पेडागोजिकल अप्रोच कैसी है, उसकी बच्चों को किस प्रकार से पढ़ाया जाए ताकि बच्चों को समझ में आ जाना चाहिए। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आप मित्रवत व्यवहार नहीं होगा और इस समय की पाबंदी नहीं होगा, नियमितता भी नहीं होगा, तो आपका आंसर नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा अधिगम शिक्षण में प्रमाणिक सामग्री नहीं है। क्या है, नहीं है पूछा है। आपका क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 इसमें क्या बोल रहा है कि विद्यालय में पढ़ाने वाली बालक पर 20वीं शताब्दी द्वारा कविता लिखी गई कविता हो। ऑप्शन नंबर बोल रहा है पाठ्य पुस्तक, आपको पाठ्य पुस्तक द्वारा विशेष रूप से लिखी गई कविता। क्या पाठ्य पुस्तक में ऑप्शन नंबर सी समकालीन लेखक द्वारा लिखी गई लघु कथा। ऑप्शन नंबर 4 का एक समाचार पत्र से लिया गया कार्टून या व्यंग जो चित्र होता है, क्या वो होता है। जो आपकी जो पाठ्य पुस्तक होती है, क्या होती है, जो पाठ्य पुस्तक होती है, पाठ्य पुस्तक होती है वो अप्रमाणिक मानी जाती है। क्या मानी जाती है भैया, वो डियर अप्रमाणिक मानी जाती है, अप्रमाणिक मानी जाती है। जो पाठ्य पुस्तक क्या होती है, अप्रमाणिक मानी जाती है। तो आपका क्या है, पाठ्य पुस्तक से, तो आपका पाठ्य पुस्तक से लिया गया है, तो इसलिए आपका आंसर नंबर 2, क्योंकि ये अप्रमाणिक पूछा है। क्या है, जो प्रमाणिक पूछा है, तो जो आपकी पाठ्य पुस्तक है तो ये अप्रमाणिक हो जाएगी, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि भारतीय संविधान में अंग्रेजी भाषा का स्थान क्या है। क्या ये ऑफिशियल लैंग्वेज है, प्रशासनिक भाषा है, जो होता है जो कामकाज में भाषा होती है प्रयोग। ऑप्शन नंबर सी शिक्षा के माध्यम की भाषा है, या सहराज भाषा है। तो आपको पता है भारतीय संविधान में जो अंग्रेजी है वो सहभाषा है, और हमारी हिंदी है, जो हिंदी है उसे कौन सी भाषा, उसे राजभाषा का दर्जा दिया गया है। किसका, राजभाषा का, किसका दिया गया है, राजभाषा का दर्जा दिया गया है। तो ये हमारी जो अंग्रेजी है वो सहभाषा के रूप में उसका उल्लेख जिक्र हुआ है। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है ध्वनि विज्ञान के 5 अवयव, निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि विज्ञान का अवयव नहीं है। क्या है, बलाघात, लहजा, संयोजन, विहंग दृष्टि जिसे स्कीमिंग बोलते हैं, स्कीमिंग, स्कैनिंग सरसरी दृष्टि से, और तो इसका एक पूछा है किसका, ध्वनि विज्ञान का। तो आपका ये विहंग, स्कैनिंग, स्कीमिंग आपका पठन के प्रकार हो जाएंगे। तो ठीक है कि स्कैनिंग आपको बारीकी से पढ़ना, स्कैनिंग, स्कीमिंग सरसरी दृष्टि से पढ़ना, तो विहंग दृष्टि यानी स्कीम होता है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 49 का डी हो जाएगा। ठीक है, आपका पूछा नहीं है तो आपका यही सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, और आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है, आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि एक शिक्षक श्यामपट्ट पर एक अनुच्छेद लिखता है या लिखती है, और बीच में कुछ जगह खाली छोड़ देता है। कहने का मतलब है सीधे सीधे बता देते हैं, ये क्या है, कोई आपको पैराग्राफ दे दिया जाता है। क्या होता है, पैराग्राफ दे दिया जाता है। जब पैराग्राफ दे दिया जाता है उसमें से आपको क्लोज परीक्षण कहा जाता है। आपको उसी के अनुच्छेद के आधार पे आपको कहीं कहीं डाट दिया जाता है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए दिया जाता है। किसकी, फिलिंग इन द ब्लैंक, रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए दिया जाता है। तो उसको क्या बोलते हैं, क्लोज परीक्षण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसको क्लोज परीक्षण बोलते हैं। जैसे आपका
कोई एक पैसेज दे दिया जाएगा, उसी पैसेज के आधार पर आपको डाट दिया जाता है, उसके उसी के संदर्भ के अनुसार आपको उसी अनुच्छेद से आपको भरना रहेगा, तो उसे क्या बोलते हैं? क्लोज परीक्षण बोला जाता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? क्लोज परीक्षण बोलते हैं। तो आपका आंसर नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और आपको सेशन अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।